ये दक्षिणी यूक्रेन का बहुत ही अहम शहर है मिकोलाई। ये शहर जो है वो एक बंदरगाह शहर है और यहाँ से यूक्रेन के कारोबार का एक बड़ा हिस्सा जो है वो आयात और निर्यात होता है और इसलिए ख़ास तौर पे ये एक व्यापारिक महत्व का शहर है। व्यापारिक के साथ साथ इसका सामरिक महत्व भी है। ये जो इलाका है वो खेरसन इलाके से लगता है और खेरसन इलाके में जिस तरीके से रूसी सैनिकों का दबदबा है, रूसी सेना वहाँ पर उस इलाके में अपनी पैठ बनाए हुई है और यूक्रेन की सेना के साथ लगातार उसकी लड़ाई चल रही है और उसी तरीके से रूस जो है इस शहर को भी निशाने पे रखा हुआ है। ये हमारे पीछे एक होटल है। इस होटल को मिसाइल हमले के ज़रिए इसको ध्वस्त किया गया है और देख सकते हैं कि इसकी हालत क्या है। ऊपर से लेकर नीचे तक जो पूरा का पूरा जो होटल है वो जमींदोज हो चुका है। ये एक सिविल इलाका है। हालांकि रूस का ये कहना था कि ये यहाँ से एक मिलिट्री बेस चलाया जा रहा था यूक्रेन की तरफ से, जिस बात से यूक्रेन इनकार करता है। यहाँ पे रिपोर्टिंग की कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, हम कैमरा बहुत ज़्यादा नहीं घुमा सकते, लेकिन यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है जिसको कि मार्च में ही 29 मार्च को उसको निशाने पर लेकर उसको बुरी तरह से तबाह कर दिया गया। तो ये शहर खास तौर पे इसलिए रूस के निशाने पर है क्योंकि इसका व्यापारिक महत्व है, इसका सामरिक महत्व है और इसका जो सामरिक महत्व इसलिए है क्योंकि इस रास्ते से आगे बढ़ते हुए जो लैंड रूट से रूसी सेना जो है वो ओडेसा की तरफ बढ़ना चाहती है। हालांकि ओडेसा शहर जिसको कि समुद्री इलाके से रूस ने पहले से घेर रखा है, जो उनके रूस के जो जंगी जहाज हैं वो इस इलाके में काले सागर में वहाँ पर पहले से उसकी मौजूदगी है और जो मस्कोवा जो कि रूस का युद्धपोत है उसकी जो तबाही की गई वो ओडेसा से ही उसको निशाना बनाया गया और इसलिए भी आशंका इस बात की है कि रूस उसका बदला लेगा और बहुत सारे रूसी युद्धपोत जो हैं वो काले सागर में ओडेसा को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ ये जो बंदरगाह शहर है अगर ये गिरता है, यानी कि ये अगर यूक्रेन के हाथ से निकलता है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी यूक्रेन के लिए ओडेसा जैसे शहर को भी बचाना। इसलिए यहाँ मजबूती से जो यूक्रेन की सेना है वो अपने आप को पोजीशन करने की कोशिश कर रही है। और जब हम आपसे बात कर रहे हैं उस बीच भी यहाँ लगातार शेलिंग की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। ये शहर कभी भी युद्ध से यहाँ पे युद्ध कभी भी बंद नहीं हुआ। ये फ्रंट लाइन है, ये एक्टिव वॉर जोन है। अब तक हम जो आपको रिपोर्ट कर रहे थे वो कीव और उसके इलाके से रिपोर्ट कर रहे थे जहाँ से कि रूसी सैनिक जो हैं वो अपने पैर वापस खींच कर जा चुके हैं और वो डॉनबास के इलाके में और पूरब के इलाके में उन्होंने अपने आप को कंसंट्रेट किया है। लेकिन इस दक्षिण के इलाके में भी रूस ने अपने आप को मजबूती से जो जमा के रखा हुआ है क्योंकि उसे लगता है कि ये पूरा जो इलाका है अगर वो उसको अपने कब्जे में ले लेता है तो उसके लिए एक ऐसा गलियारा बन जाएगा जो क्रीमिया से लेकर ये जो मिकोलाइव है और फिर ओडेसा, इन सब शहरों को वो कब्जे में लेकर जो यूक्रेन है उसको समुद्री जो संपर्क है उससे काट देगा और इससे बहुत आर्थिक नुकसान ज़्यादा होगा यूक्रेन को और दुनिया के साथ उसका व्यापार जो है उस पर असर पड़ेगा। एक जानकारी आपको ये बताऊं कि जो यूक्रेन है वो एक बहुत बड़ा जो गेहूं का निर्यातक देश है। 2017 से लेकर 2021 तक 5वें नंबर पे वो रहा गेहूं के निर्यात में और जो गेहूँ की पैदावार होती है वो मिकोलाइव के इलाके में बहुत ज़्यादा होती है और कीव के इलाके में होती है। तो यहाँ से क्योंकि ये पोर्ट सिटी भी है तो जो ग्रेन्स है, जो अनाज है वो भी यहाँ से इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है। और दूसरी बात कि यहाँ पे एल्युमिनियम प्रोसेसिंग एक संयंत्र भी है जो कि काफ़ी अहमियत रखता है यूक्रेन की इकोनॉमी में। तो इन सब वजहों से एक तो इकोनॉमिकली क्रिपल डाउन करना यूक्रेन को और दूसरा सामरिक तौर पे इस इलाके में पैर जमा कर यूक्रेन के दूसरे शहरों की तरफ आगे बढ़ना, ये रूस की रणनीति है और ये वजह है कि यहाँ अभी भी ये एक्टिव वॉर जोन है। और हम आपको इस शहर के दूसरे हिस्से को भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वहाँ पे बॉम्बार्डमेंट हुई है। यहाँ का जो हवाई अड्डा है उसको तबाह कर दिया गया है। यहाँ जो पानी का संयंत्र है, जो पानी पीने का पानी जहाँ से निकलता है उसको तबाह कर दिया गया है। इसलिए हम इस शहर में जब घुसे तो हमने कई सारे टैंकर्स देखे। हालांकि वो टैंकर्स जो थे वो जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसके आसपास थे, जो पोजिशनिंग होती है मिलिट्री की उसके आसपास थे और वहाँ पर शूट करने की मनाही है, इसलिए हम वो शूट नहीं कर पाए हैं। लेकिन जो लोगों को जो पीने की पानी की दिक्कत है वो बहुत ज़्यादा है और अलग अलग इलाकों से, यूक्रेन के दूसरे इलाकों से पानी लाकर यहाँ पे लोगों को दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे वाटर जो सप्लाई प्लांट था उसको निशाने पे लेकर रूस ने उसको तबाह कर दिया है। तो एक जो बड़ी जो दिक्कत की बात है वो यहाँ पे यूक्रेन के लोगों के लिए, ख़ास तौर पे शहर के लोगों के लिए है।
5 लाख की आबादी तकरीबन है इस शहर की, जिसमें से 2.5 लाख को इवैक्यूएट किया जा चुका है। तकरीबन 50,000 के इवैक्यूएशन को लेकर जो एक योजना है वो बनाई गई थी। बाकी के जो 2 लाख के आसपास लोग हैं वो कतिपय वजहों से यहाँ से नहीं निकलना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ से जाकर हम किसी और जगह पे अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। तो इस वजह से इस शहर में जो आबादी है वो तकरीबन आधी से ज़्यादा आबादी यहाँ से निकल चुकी है, और यहाँ अब जो है एक अलग तरह की खामोशी है। लेकिन उस खामोशी के बीच में बार बार शेलिंग की आवाज़ सुनाई पड़ती है। और इस इलाके में क्योंकि कई सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, हमें यहाँ पर आने के लिए एक लोकल क्लियरेंस लेना पड़ा। उस क्लियरेंस के ऊपर हमें बहुत सारे जो अंडरटेकिंग है वो देने पड़े कि हम किसी भी मिलिट्री व्हीकल को शूट नहीं करेंगे, हम किसी जो कोई मोर्चा जो लगा हुआ है उसको शूट नहीं करेंगे, किसी सैनिक को शूट नहीं करेंगे। तो इन सब जो रिस्ट्रिक्शंस के दायरे में रहते हुए यहाँ से हमें रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है। और ये इसलिए हम आपको सिर्फ ये हिस्सा दिखा पा रहे हैं डिस्ट्रक्शन का, क्योंकि इसी की एक परमिशन अभी तक मिली है। दूसरी अहम बात यह है कि अगर रूस जो है वो अपने हमले यहाँ पर जारी रखता है तो यूक्रेन के लिए और ज़्यादा सस्टेन करना मुश्किल होगा। और इसलिए बार बार राष्ट्रपति जेलेंस्की जो हैं वो दुनिया के देशों से और ज़्यादा हथियार की मांग कर रहे हैं, ताकि रूस को जो है वो उसके पैर उखाड़े जा सके। और लड़ाई जैसे लंबी खींचती जाएगी, यूक्रेन को और ज़्यादा हथियारों की ज़रूरत होगी। तो ये इलाका फियर्स फाइटिंग वाला इलाका है, जहाँ से आपके लिए हम ये रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं अपने कैमरा सहयोगी अशोक महाले के साथ।